वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या होता है और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसकी बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है और इससे रिलेटेड जो भी हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, तो उसी का ये एक पार्ट है। ये एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो आप लोग डेली लाइफ में देख रहे होंगे या अभी भी देख सकते हैं वीडियो देखते हुए भी कि अगर किसी प्लेट पे, बिल्कुल क्लीन सरफेस वाले प्लेट पे कुछ पानी की बूंदें डालते हैं या थोड़ा पानी डालते हैं तो उस पर फैल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही प्लेट थोड़ा ऑयली हो और उस पर पानी की कुछ बूंदें डालते हैं तो वो स्फेरिकल शेप में या थोड़ी बहुत स्फेरिकल शेप में या थोड़े गोलाकार रूप में उस पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन के थ्रू हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये घर पे नहीं कर पाएंगे आप लोग। अगर कोई किसी लैब में कोई जा रहा हो तो वहाँ पे कर सकते हैं कि अगर किसी प्लेट में आप पारा डालेंगे तो देखेंगे कि पारा बिल्कुल स्फेरिकल शेप ले लेता है, वो फैलता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि कभी स्फेरिकल शेप ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। कोई मटेरियल जैसे पारा है तो स्फेरिकल शेप में आ रहा है, पानी है तो स्फेरिकल शेप में नहीं आ रहा है। पानी स्फेरिकल शेप में तब आ रहा है जब सरफेस ग्रीसी है, ऑयली है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या था, सपोज करिए आपके पास ये कोई प्लेट है, प्लेट नंबर 1, ठीक है, और एक प्लेट ये है, प्लेट नंबर 2, और एक प्लेट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लेट नंबर 3 है। ठीक है, इस प्लेट में आप लोग पानी डालें, हल्का सा पानी डालें तो पानी क्या हुआ, ये बिल्कुल, ये जो दोनों प्लेट हैं बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लीन प्लेट, क्लीन सरफेस। ठीक है, मतलब इन दोनों प्लेट की जो सरफेस है बिल्कुल क्लीन है, कुछ ऑयल ऑयल कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो प्लेट है इसकी जो सरफेस है ऑयली सरफेस है। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए इस वाले फर्स्ट प्लेट में आप लोगों ने कुछ यहाँ पे पानी डाला, वाटर। ठीक है, तो जब पानी डालेंगे तो देखते हैं कि ये इस प्लेट में फैल जाता है थोड़ा। सपोज करिए इस कुछ इस तरीके से ये फैल गया है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है ये पानी को शो कर रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो सपोज करिए आपने कुछ पानी डाला, ये क्या हुआ, इस पे फैल गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्लेट पे, क्लीन सरफेस वाले प्लेट पे अगर आप कोई पारा डाल रहे हैं यहाँ से Hg, ठीक है, तो ये ऐसे जैसे पानी फैल गया ऐसे फैलता नहीं है, ये थोड़ा ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेता है कुछ स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक है, सरफेस पे और कुछ जो थोड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो थोड़े चपटे होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो थोड़े, जितना ही जो छोटा होगा उसका स्फीयर उतना ही अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल प्योर स्फीयर बनाएगा जितना ही छोटा रहेगा, जितना ही इसका वेट कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये तीसरा प्लेट है, इसमें क्या किए, इसका जो सरफेस हम लोगों ने क्या किया, ऑयली कर दिया, और इस पे हम लोग जब इसमें पानी डालते हैं वाटर, तो देखते हैं कि इसके सरफेस पे भी वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं स्फीयर फॉर्म में, और जो थोड़े बड़े हैं वो चपटे हो जाते हैं, और जो छोटे हैं थोड़े बिल्कुल स्फीयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। जैसे ये बिल्कुल क्लीन सरफेस था, इस पे पानी डाला तो ये पूरा फैल गया, और ये भी क्लीन सरफेस था,
इस पे हम लोगों ने पारा या एचडी डाला तो ये स्फेरिकल फॉर्म में आ गया, और इसमें ये ऑयली सरफेस था, इस पे पानी डाला तो ये स्फेरिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर क्यों हो रहे हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहले में ये फैल गया प्लेट के ऊपर, स्फेरिकल फॉर्म में क्यों नहीं आया इसको डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल क्लीन सरफेस था। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये कहेंगे, ये फैक्टर होता है कि जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पानी है वो प्लेट पे फैल गया, एक्सपेंड कर गया, एक चपटा लेयर बना लिया। ठीक है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इस पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, बिल्कुल इस पे भी काम कर रहा है, लेकिन ये पानी की तरह एक्सपेंड क्यों नहीं हुआ सरफेस पे। इसका रीजन ये है कि जो Hg के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी जो कोहेशन फोर्स है वो जो इस पे किसी भी एक ड्रॉपलेट्स को ले लीजिए, इस पे जो m/g लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स m/g लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो Hg के ड्रॉपलेट्स या Hg के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेशन फोर्स है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स है, वो इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये चपटे नहीं हो रहे हैं, स्फेरिकल शेप ले रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये भी आता है कि ये स्फेरिकल शेप क्यों हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये स्फेरिकल शेप ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो बहुत छोटी बूंदें हैं वो देख रहे हैं कि बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में प्योर स्फेयर बना ली, प्योर गोलाकार आकृति में हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका शेप थोड़ा बढ़ता जा रहा है, जो थोड़े बड़े शेप के जो हैं वो थोड़े चपटे हो रहे हैं। चपटे होने का मतलब ये है कि उस पर ग्रेविटेशनल हो धीरे धीरे थोड़ा उस पर हावी हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं है कोहेसिव फोर्स की तुलना में। तो इसलिए कुछ जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े चपटे हो रहे हैं, गोलाकार वो भी हैं लेकिन थोड़े चपटे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे ये mg का मान इसमें बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बड़ी बूंद होगी तो उसका मास ज़्यादा होगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फोर्स को बढ़ने की वजह से वो थोड़ा हल्का हल्का चपटा होना चालू हो जाता है, मतलब जितना ही बड़ा होगा वो थोड़ा कम स्फेयर रहेगा, मतलब चपटे शेप में रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद तीसरे में देखते हैं कि जब वाटर की बूंद डालें किसी ऑयली सरफेस पे, ठीक है, तो ऑयली सरफेस पे डालने पे ये स्फेरिकल शेप में आ जा रहे हैं, जबकि जो क्लीन सरफेस था उस पर डालने पे वो पानी की सतह पे ही फैल जा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि जो इनका जो शेप फॉर्मेशन हो रहा है किसी प्लेट के सरफेस पे, वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड इस पे भी कर रहा है कि उस प्लेट का सरफेस कैसा है, ऑयली है, ग्रीसी है, क्लीन है या फिर कैसा है। ठीक है, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज रहा। अब ये देखते हैं कि ये जो भी स्फेरिकल फॉर्म हो रहे हैं तो ये स्फेरिकल फॉर्म, स्फेरिकल शेप में क्यों हो रहे हैं, ये किसी क्यूबॉइड के फॉर्म में क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई दूसरा शेप क्यों नहीं ले रहे हैं, ये केवल क्यों स्फेरिकल शेप में ही हो रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी दिए हुए वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है सबसे कम होता है। मतलब कोई भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें, अगर उसी वॉल्यूम का आप एक स्फीयर बनाएं और उसी वॉल्यूम का एक कोई आप क्यूबॉइड बनाएं, तो दोनों में जो सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का सबसे कम होगा और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो भी लिक्विड का जो सरफेस है वो कम से कम सरफेस एरिया रखना चाहता है, वो अपने आप को सिकोड़ के रखना चाहता है, फैल के रखना नहीं चाहता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो उसका सरफेस है अपने आप को सिकोड़ के रखना चाहता है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे सरफेस टेंशन को, तो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए एक फिगर बनाते हैं, छोटा सा फिगर है। सपोज करिए
ये कोई पानी का लेयर है, पानी या किसी भी लिक्विड का, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि जो पानी का सरफेस है वो अपने आप को सिकोड़ना चाह रहा है, मतलब वो एक तरीके से पानी के सरफेस में एक तरह का टेंशन है, ठीक है, एक तरह का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। उस फोर्स के कारण वो अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सपोज करिए ये कोई पानी की फिल्म है या किसी भी लिक्विड की फिल्म है, इसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, कोई भी लाइन ए भी मान लेते हैं, इमेजिनरी लाइन है, हमें बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए इस लाइन के दोनों तरफ फोर्स काम कर रहा है एफ, लाइन के दोनों तरफ बराबर फोर्स होंगे एफ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन को अगर यस से हम लोग डिनोट करें तो यस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ जो इस लाइन के दोनों तरफ जो फोर्स काम कर रहा है एफ, और जो उस लाइन का लेंथ है उनके रेशियो के बराबर होता है। मतलब सरफेस टेंशन क्या है, एज पर सरफेस टेंशन कि किसी लिक्विड सरफेस पे लगने वाले, किसी लिक्विड सरफेस पे एकांक, किसी लिक्विड सरफेस के एकांक लंबाई पे, किसी लिक्विड सरफेस के यूनिट लंबाई पे जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक बार और देखते हैं, किसी लिक्विड सरफेस के यूनिट लेंथ पे जो फोर्स काम करता है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। या इसको हम लोग यहाँ से F का अगर मान निकालना चाहें तो S इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जरूरत होगी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट निकालने के लिए F का यूनिट न्यूटन और L का यूनिट मीटर, ठीक है। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर m इंटू ए से, यहां से क्या हो जाए m मतलब किलोग्राम, ठीक है। और a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास पहले से मीटर था तो ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से ऐसे इस प्रकार से। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, डायमेंशन m और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका ये इतने सारे यूनिट हो गए और इसका ये डायमेंशन भी हो गया mt-2। डायमेंशन भी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसका एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से और क्लियर होगा कि सरफेस टेंशन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके डेली लाइफ में आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग बस ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही हैं उसको देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और फिजिक्स को पढ़ने का या फिर केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग जो भी आपके आसपास एक्टिविटी हो रही है उसको देखते रहिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। सपोज करिए आपके पास ये कोई सोप का लेयर है, ठीक है। आप लोग पानी में सोप घोल लिए हैं, तो वही घोल है ये, ठीक है। और इसी घोल में क्या किए हैं, आप लोगों के पास सपोज करिए कोई एक धागा है, बहुत पतली धागा, कोई पतला धागा है, और इसको क्या किए हैं, इन दोनों एंड ए और बी को जोड़ के किसी ऐसे शेप में हम लोग बना दिए हैं, जोड़ दिए यहाँ पे ए बी हो गया जोड़ के, ठीक है। और जो ये जोड़ने के बाद जो बना है इसको क्या करिए आप ऐसे इसी में डाल दीजिए, सपोज करिए कुछ इस शेप का हो गया, ठीक है। तो आप डालने के बाद देखेंगे
कि जो इसका फिल्म है, जो सोप का फिल्म है, जो ये धागे का जो पार्ट है, इसके अंदर भी फिल्म है और बाहर भी फिल्म है। ठीक है, तो धागा आप जैसे डालेंगे उसी शेप में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा, S इज इक्वल टू F/L। ठीक है, तो अगर इस धागे को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, तो ये जो फोर्स काम करेगा, सरफेस टेंशन जो काम करेगा इस धागे पे, ये दोनों तरफ काम करेगा। क्योंकि इधर भी फिल्म है, इस जो धागा का जो ये बना हुआ है, जो मैं ब्लू कलर से इसको घेरा बनाया हूँ, तो ये अंदर वाली फिल्म भी है और बाहर वाली फिल्म भी है। तो इस धागे पे इधर की तरफ भी फोर्स काम करेगा और ये अंदर की भी तरफ भी फोर्स काम करेगा। तो ये पूरे अगर धागे को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सरफेस जो एस होगा छोटे छोटे पार्ट्स पे, ये दोनों तरफ बराबर काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो धागा जिस शेप में आप डाले होंगे उसी शेप में रहेगा ये। ठीक है, लेकिन क्या करें, अगर इसी को हम लोग जो अंदर वाली फिल्म्स है उसको किसी नुकीली चीज से इसको फोड़ दें, जो अंदर का लेयर है जो फिल्म है उसको फोड़ दें, तो देखते हैं क्या होगा इसमें। आप लोग देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है, घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको फोड़ दिए तो देखेंगे कि जो ये धागा था ये बिल्कुल ऐसे सर्कुलर शेप में हो जाएगा। तो ये सर्कुलर, माफ कीजिएगा, ये अंदर, अब इसमें इसको फोड़ दिए हैं तो अंदर कोई भी इसमें वो नहीं है, फिल्म नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें जो धागा का जो लेंथ है, छोटे छोटे अगर लेंथ इसको जूम करें तो इस लेंथ पे बाहर की तरफ एकदम बराबर बराबर फोर्स काम करेगा। ठीक है, क्या कि पहले फिल्म था इसके अंदर, अब क्या किया, इसको हम क्या कर दिए, किसी चीज से इसको फोड़ दिए। जो अंदर फिल्म था उसको क्या किया हम लोग, किसी चीज से फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद क्या हुआ, केवल क्या धागे के जो बाहर ये केवल फिल्म है, अंदर फिल्म नहीं है। तो जो सरफेस टेंशन एस लग रहा था इस लेंथ पे लगेगा, लेकिन केवल अब बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब अंदर की तरफ कोई फिल्म नहीं है, तो अंदर की तरफ कोई हमारा फोर्स जो इस तरीके से लग रहा था, जो अंदर वाला फोर्स, ये फोर्स अब अंदर की तरफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे चारों तरफ बराबर बराबर फोर्स काम किए, तो इसलिए क्या हुआ, ये एक सर्किल का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक सरफेस टेंशन का ही नतीजा है कि ये इस शेप में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसका है कि जैसे आप लोग शेविंग कराने लड़के लोग अगर दुकान पे जाते हैं या फिर खुद ही करते हैं, तो जो ब्रश से फोमिंग करते हैं, ठीक है, जब उसको किसी पानी में डालते हैं, पानी में डालेगा जब उसको, ठीक है, जो उसका ब्रश है, तो अंदर जो रहेगा वो पानी में डालते ही वो दूर दूर रहते हैं। जैसे आप लोग अगर कोई ग्लास में डाल के देखें उसको तो दिखेगा ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो जैसे उसको पानी, ब्रश को पानी में डालते हैं तो जो उसके पत्ते पत्ते रहते हैं, हेयर, वो दूर दूर रहते हैं। जैसे पानी में डालेंगे तो दूर दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी से आप लोग निकालते हैं तो वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। तो चिपके हुए क्यों रहते हैं कि अंदर डालते हैं तो सारे हेयर्स के बीच में लेयर्स रहता है, पानी का लेयर्स रहता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर से निकाले तो उन हेयर्स के बीच का जो पानी का लेयर है, जैसे यहाँ पे हम लोग फोड़ दिए थे वैसे उसको भी हम लोग फोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपस में लेयर खत्म होने की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसका, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो अब इसका देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन जो किसी भी सरफेस का अपने आप को सिकोड़ने का जो इसका नेचर है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, जिस नेचर को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, ऐसा होता ही क्यों है, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स के हेल्प से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको।